हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि हम पीजीडी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और फिलहाल जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड। इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड को जो एमसीक्यू गिवन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और फिलहाल जो हम चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 11 इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें भी हमने 2-3 पेज को कम्प्लीट कर लिया है। आज हम कर रहे हैं, शायद ये आज हमारा 4th वीडियो होने वाला है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो देखते हैं हमने कितना क्वेश्चन कवर लिया है। हमने क्वेश्चन नंबर 61 तक यानी कि पेज 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग कर रहे हैं इसका पेज नंबर 4 जो कि स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 62 से। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन जो गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइंड द बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद द इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एक्सट्रापेट्रिएट वर्कर एंड कंपनीज ऑन द रेसिप्रोकल बेसिस। कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने जो बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है वो किस लिए किया गया है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? जो भी वर्कर हैं, मतलब अदर कंट्री से जो भी वर्कर हमारे यहाँ पर हैं या फिर जो भी कंपनियाँ हमारे यहाँ पर हैं, उन कंपनीज़ को, वर्कर को अपने यहाँ पर प्रोटेक्शन देने के लिए बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। और ये जो बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, इसके तहत क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए जापान से इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल आया है, कोई वर्कर आया है या फिर कोई कंपनी आई है, तो उसे प्रोटेक्शन देना ये हो गया इंडियन गवर्नमेंट का काम। ठीक वैसे ही अगर इंडिया का कोई इंसान जापान जाता है तो वहाँ की गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वहाँ के वर्कर और वहाँ की कंपनी को क्या दे, तो वो प्रोटेक्शन दे। ठीक है, प्रोटेक्शन मतलब उनको प्रोटेक्शन। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसे हम लोग SSA के नाम से भी जानते हैं। ये रेसिप्रोकल बेसिस में होता है। ठीक है, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये किसके साथ साइन किया गया है, हमसे पूछा है ना, किसके साथ साइन किया गया है? बेल्जियम एंड डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे, नीदरलैंड एंड फ्रांस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, लगभग ये सारी ही कंट्री के साथ ऐसा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है इंडिया जापान CEPA। CEPA का क्या मतलब हो गया? तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, यानी कि मतलब इकोनॉमिक पार्टनरशिप के रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट है, हम लोग ये समझ सकते हैं। हैज़ कम इनटू फोर्स ऑन द 1 अगस्त 2009। तो 2009 में नहीं बल्कि 2011 में ये क्या हुआ था, तो फोर्स में आया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? रॉन्ग है। मतलब यही तो जनरली पूछा। हाँ बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यहाँ पर वही पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत है, क्योंकि फोर्स में कब आया था, तो ये आया था 2011 में। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CEPA कवर मोर देन द 90% ऑफ ए ट्रेड, अ वास्ट जैमोट ऑफ सर्विस, इन्वेस्टमेंट, IPR, कस्टम एंड अदर ट्रेड रिलेटेड इशू। ये जो एग्रीमेंट साइन किया जाता है, इसके तहत मीन्स इंडिया और जापान के बीच में ये जो एग्रीमेंट है, इसमें 90% तक हमारा ट्रेड, सर्विस, इन्वेस्टमेंट और जितने भी ट्रेड रिलेटेड इशू हैं, ये सब इसको क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। ठीक है, इस एग्रीमेंट के थ्रू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ओनली 1, ओनली 2। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है which of the following countries is listed first in the rank of the World Bank and International Finance Corporation publication doing business 2013 on the ease of doing business। यानी कि वर्ल्ड बैंक और IFC के द्वारा जो पब्लिकेशन किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, उसमें कौन सी कंट्री फर्स्ट लिस्ट पर आती है ना। जहाँ मतलब यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब हो गया है कि जहाँ पर बिजनेस करना इजी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लिबरलाइजेशन है। तो जब ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो जाहिर सी बात है सारी कंपनियाँ या फिर कोई भी कंट्री उसके साथ क्या करना चाहेगी, तो ट्रेड करना चाहेगी। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि कौन सी कंट्री क्या है पहले पोजीशन पर है अकॉर्डिंग टू IFC और वर्ल्ड बैंक। चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया या फिर सिंगापुर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। और 2000, ये तो फिलहाल 2013 का रिपोर्ट है, लेकिन अभी के डेट में भी अगर हम लोग देखेंगे तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत चांसेस है कि ये मतलब सिंगापुर ही है। ठीक है, क्योंकि सिंगापुर में ट्रेडिंग मतलब कि सिंगापुर में क्या करना, बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ईजी है का मतलब है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, पॉपुलेशन ही नहीं है तो रेस्ट्रिक्शन कहाँ से होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। प्रवासी भारतीय बीमा योजना कम इनटू फोर्स फ्रॉम 25 दिसंबर 2006। कम इनटू नहीं 2006 में तो अमेंडमेंट हो गया था।
कब आई थी ये? तो प्रवासी भारतीय बीमा योजना ये आई थी 2003 में, ठीक है, और ये तब से एक्टिव है। उसके बाद तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, वही पूछा गया होगा। अच्छा देख लेंगे ऑप्शन। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? द इमिग्रेंट वर्कर विल गेट अ मिनिमम इंश्योरेंस कवर ऑफ द 10 lakh एंड द पॉलिसी विल बी फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2006। यानी कि जो प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2006 है, 2006 का मतलब ये 2003 वाला ही है, बस उसको बीच बीच में क्या किया जाता है तो उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है। उसमें नए नए पॉलिसीज़ या फिर नए नए जो भी मतलब उस टाइम के साथ जो भी रिक्वायरमेंट होता है उससे उसको उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग अमेंडमेंट करते हैं। तो ये 2003 में आया था और ये इसके अकॉर्डिंग 2006 में जो इसमें अमेंडमेंट किया गया था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 10 लाख का इंश्योरेंस जो भी इमिग्रेंट वर्कर होते हैं उनको ये कंपलसरी करना होता है, मीन्स करवाना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक फॉर द मतलब जितना टाइम वो बाहर काम करेंगे, ओवरसीज़ में जितना टाइम वो काम करेंगे ये उतना टाइम के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि 10 लाख का क्या है तो बीमा पॉलिसी कवर करता है वो इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। करेक्ट ही पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 है ना, ओनली 2 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज़ गेन्ड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द इम्पोर्ट कंपोजिशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट डिकेड। क्या बोला गया है आपसे कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोग किस चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इंपोर्ट का कंपोजिशन है इंडियन इकोनॉमी में, वो लास्ट डिकेड में हमें किसका सबसे ज़्यादा देखने को मिला है? तो ये किसका देखने को मिला है? ये मिला है हमें क्रूड ऑयल का, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन पर्ल्स, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन, इसका भी अच्छा खासा परसेंटेज है। गोल्ड एंड सिल्वर, ऑयल, केक एंड अदर सॉलिड रेसिड्यू, नॉन ऑफ। अच्छा तो यहाँ पे पेट्रोलियम तो दिया ही नहीं गया है, कोई बात नहीं, फिलहाल जो ऑप्शन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम गोल्ड और सिल्वर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट कंपोजिशन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग किसका करते हैं? तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग करते हैं पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल वगैरह सबको करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें उसके बाद, तो उसके बाद आएगा गोल्ड एंड सिल्वर का। ऑप्शन में हमारे पास पेट्रोलियम नहीं गिवन है तो हम गोल्ड एंड सिल्वर के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इंडिया ट्रेड पॉलिसी रिव्यू यानी कि TPR इज कैरिड आउट एवरी 4 ईयर, है ना। जो TPR है वो क्या है? हर 4 साल में किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भी है, ये जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू किया जाता है ये किसके साथ किया जाता है? ये WTO के जो भी मेंबर कंट्री हैं उनके साथ किया जाता है। हर किसी के साथ 4 साल के लिए नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो जो यूरोपियन यूनियन है या फिर यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, चाइना है, इन सब के साथ जो हमारा ट्रेड रिव्यू होता है ये 2 साल में हो जाता है। लेकिन उसके अलावा और टोटल 16 कंट्री ऐसे हैं, मतलब WTO के मेंबर ही जो हैं उसमें से 16 मतलब मोर देन 16 कंट्री 4 साल के लिए क्या किया जाता है? तो ट्रेड पॉलिसी में रिव्यू किया जाता है 4 साल तक, ठीक है, 4 साल के बाद। और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिसमें कि 6 साल के लिए रिव्यू, मतलब 6 साल तक के लिए उसको क्या किया जाता है? तो पॉलिसी रिव्यू किया जाता है। और जो LDC कंट्री है यानी कि बहुत ही ज़्यादा जिनका डेवलपमेंट लेवल बहुत ज़्यादा ही नीचे है, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म तक जो रिव्यू पॉलिसी है वो चलती है। तो एक हद तक तो ये सही है, मतलब आधा अधूरा स्टेटमेंट है लेकिन गलत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं WTO हैज़ ए मैकेनिज्म फॉर रेगुलर रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिसी ऑफ द मेंबर कंट्री। हाँ, यही मैंने बताया कि जो मेंबर कंट्री के साथ ट्रेड पॉलिसी के लिए जो रिव्यू किया जाता है वो किसके साथ होता है? तो WTO के मेंबर कंट्री के साथ। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? द हेडक्वार्टर्स टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड एट। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ सिचुएशन है? तो ये है वॉशिंगटन DC में, है ना। कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2-way ट्रेड इन विच आर कंट्रीज बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्रोडक्ट दैट आर सेम और सिमिलर। कहने का मतलब ये है कि इम्पोर्ट भी जो चीज़ को एक्सपोर्ट कर रही है वही चीज़ को इम्पोर्ट कर रही है। तो इस चीज़ को हम लोग यानी कि ये जो 2-way ट्रेड है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, है ना। इसके पहले वाला जो वीडियो था इसमें हमने इस तरीके के क्वेश्चन को किया था। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? 2-way ट्रेड का मतलब हो गया कि सेम प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट भी कर रही है, सेम प्रोडक्ट को वो इम्पोर्ट भी कर रही है ना, सिमिलर प्रोडक्ट को। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर 3 इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70।
क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला ऑफ ए प्रोडक्ट्स इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड शेयर, यानी कि जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड शेयर है इसका बेसिकली आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। और ये जो ग्लोबल लोएड इंडेक्स है उसके तहत मतलब उसको यूज़ करके इसको मेज़र किया जाता है, किसको? तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को मेज़र किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट डिवाइडेड बाई एक्सपोर्ट, यानी कि इसका डिफरेंस, यानी कि नेट मतलब कि नेट ट्रेडिंग, और यहाँ पर होता है समेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव ट्रेड, रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव ट्रेड लिख तो ऐसे देता है जैसे कि क्या ही है। स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव ट्रेड का सिंपली मतलब हो गया परफेक्ट कंपटीशन और कुछ नहीं। रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड relative to standard competitive trade based on the monopolistic competition has dash of an impact on producing firm and factor income, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन के बीच का इम्पैक्ट क्या है, जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कंपनी में या फिर जो भी उनका फैक्टर इनकम है उनमें उसके बीच का आपको बताना है कि रिलेशन क्या है ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज द डैश ऑफ एन इम्पैक्ट, कैसा इम्पैक्ट होता है? मोर इम्पैक्ट, लेस इम्पैक्ट, एट द सेम इम्पैक्ट, या फिर एन अनसर्टेन इम्पैक्ट। तो अनसर्टेन नहीं होता है बल्कि क्या होता है? लेस इम्पैक्ट होता है ना, यानी कि क्योंकि दोनों ही अपना अपना अलग अलग कंसेप्ट है दोनों का, तो इसलिए एक का प्रोडक्शन दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हार्म नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। प्रोपेगेटेड इन द 16th and 17th century, ठीक है, डैश एडवोकेट दैट द कंट्रीज शुड साइमल्टेनियसली इंकरेज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इम्पोर्ट, ठीक है। यानी कि 16th और 17th सेंचुरी में किस बेस पर मतलब कौन लोग ऐसा एडवोकेट करते थे जहाँ पर वो लोग ये मानते थे कि इनकरेज करो अपने एक्सपोर्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करो और अपने इंपोर्ट को क्या करो? तो डिस्करेज करो। तो ये किन का मानना था 16 और 17 में? तो ये था मर्चेंटलाइज का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? अकॉर्डिंग टू डैश मेंटेनिंग अ लेजिस फेरे स्टांस टूवर्ड द ट्रेड इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ए कंट्री। तो लेजिस फेरे का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? ये था एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? Which of the following scholars argued that the invisible hand of the market mechanism rather than the government policy should determine what a country import and what it export? इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? दिस ट्रेड एक्सप्लेन द ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय द एम्फेसाइजिंग the interplay between the proportion in which the factor of production are available in different country and the proportion in which they are needed for the producing particular good। कहने का मतलब ये है, ये किसका थ्योरी है? तो सबसे पहली बात तो ये हेक्चर-ओलिन का थ्योरी है। यहाँ पर क्या बोला गया था हेक्चर-ओलिन के द्वारा कि जो भी प्रपोर्शन है, मतलब जो भी आपके पास फैक्टर है एक्सपोर्ट करने के लिए, उसे आप एक्सपोर्ट करें, और जिस चीज़ का आपको नीड है, मतलब कि कहने का मतलब सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट अगर वो जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा सस्ता पड़ रहा है हमारे खुद के प्रोडक्शन से, तो हमें इंपोर्ट कर लेना चाहिए। और अगर कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें अगर हमारा ज़्यादा है तो उसे हम क्या कर देना चाहिए? तो एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा हेक्चर-ओलिन थ्योरी की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? डैश सजेस्ट दैट द इंटरनेशनल डिफरेंस इन द लेबर प्रोडक्टिविटी आर द की टू अंडरस्टैंडिंग पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या बोला गया है? डैश सजेस्ट द इंटरनेशनल डिफरेंस इन द लेबर प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस के कारण ही जो ट्रेडिंग है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो देखने को मिलता है। उसका प्राइस वगैरह जो भी डिसीजन होता है सब लेबर प्रोडक्टिविटी के कारण ही होता है। तो ये किसका कंसेप्ट है? ये डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को मैं इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम KVS NVS जैसे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड का थ्योरी है ना, इंटरनेशनल ट्रेड से तो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, तो इसलिए हम उसको स्किप करते हुए चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन ऑफ द हेक्चर थ्योरी। अच्छा फिर से वही आ गया है ना, हेक्चर थ्योरी का एजम्पशन क्या है, कंट्रीज हैव द वेरिंग इंडोमेंट ऑफ अ वेरियस फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, बिल्कुल यही आंसर होगा और आगे डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द थ्योरी दैट द सजेस्ट दैट इट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ फर्म टू इन्वेस्ट इन द अपग्रेडिंग एडवांस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उस थ्योरी को बारे में आपको बताना है, फिर से थ्योरी ही आ गई इस चैप्टर में, पता नहीं कितना थ्योरी का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द थ्योरी दैट सजेस्ट दैट इट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ फर्म टू इन्वेस्ट इन द अपग्रेडिंग एडवांस, यानी कि एक कंट्री को कहाँ पर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, जहाँ पर जो उसके फैक्टर है, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, तो अपग्रेड है ना, जहाँ पर ज़्यादा जितना ज़्यादा अपग्रेड रहेगा वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए ना, वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो ये कौन सा थ्योरी का कंसेप्ट है, थ्योरी ऑफ द कम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, न्यू ट्रेड थ्योरी या फिर नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। तो इसे हम लोग कहते हैं नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। जहाँ पर क्या बोला जाता है कि जहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे होना चाहिए, तो अपग्रेड लेवल के होने चाहिए, एडवांस लेवल के होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि स्किल्ड लेबर होना चाहिए, रिसर्च पर एक्सपेंडिचर अच्छा खासा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जहाँ पर होगी वहाँ पर अपना बिजनेस इंटरेस्ट हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। और इससे ये जो कंसेप्ट है ये मतलब जो नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी है, इसी को हम लोग पोर्टर डायमंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 का हम लोग अगले क्लास के लिए छोड़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।